हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल सिलेबस की थर्ड पोएम, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। ये पोएम कंपोज की गई है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। और इस पोएम में पोएट ने एक ऐसे टाइगर को जो कि नेचुरल हैबिटेट में है उसको कंपेयर किया है किसके साथ, एक ऐसे टाइगर के साथ जो केज में रखा गया। या आप ये कह लो कि एक केज में रखे हुए टाइगर को पोएट कंपेयर करता है किसके साथ, एक नेचुरल हैबिटेट में निवास करने वाले टाइगर के साथ। तो इस पोएम में पोएट कतई इस चीज को पसंद नहीं करता है जो टाइगर को केज में बंद करके रखा गया। वो चाहता है कि टाइगर की जो इसकी रियल पोजीशन है, जो इसका स्थान है, टाइगर्स को उसी के स्थान में रहना चाहिए, क्योंकि वो स्थान टाइगर्स के लिए सुइटेबल है। तो वो अपनी फीलिंग्स जताते हुए उस टाइगर के साथ जो टाइगर जू में केप्ट करके रखा गया है केज में, उसके प्रति वो अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं, वार्म फीलिंग, और वो जताते हैं इस पोएम के माध्यम से कि कैसे क्या हालत है उस टाइगर की जिस टाइगर को कैद करके रखा गया है जू के एक पिंजड़े में कह लो या एक केज में। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। पहली लाइनों में पोएट कह रहा है, जो पहली लाइन्स हैं कुछ लाइनें पोएम की, उसमें पोएट रिप्रेजेंट कर रहा है उस टाइगर को दैट इज या व्हिच इज केप्ट इन जू, जो कि केप्ट करके रखा गया है जू में एक पिंजरे में। तो पोएट कहते हैं कि ही स्टार्क्स। पहली लाइन में देखिए, वैसे तो टाइगर को अमूमन इट से रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है किसको, टाइगर को। तो पोएट टाइगर को रेफर करते हुए कहता है कि ही स्टार्क्स इन हिज वी वाइड स्ट्रिप्स। एक टाइगर है जो अपनी बॉडी पे वी वाइड मीन्स होता है क्लियर या स्पष्ट धारियां लिए हुए अपने पिंजड़े में, स्टार्क्स मीन्स होता है मूविंग स्लोली, धीरे धीरे कदमों से वो अपने पिंजड़े में चल रहा। तो पहली लाइन का अर्थ है या ही स्टार्क्स। पोएट कहता है कि टाइगर एक है जो को बंद करके रखा गया है पिंजरे में, तो ही स्टार्क्स, वो टाइगर स्टार्क्स करता है, धीरे धीरे कदमों से चलता है। स्टार्क्स मीन्स होता है वॉकिंग वेरी स्लोली, धीरे धीरे चलना। स्टार्क्स इन हिज वी वाइड स्ट्रिप्स, अपनी स्पष्ट पट्टियों के साथ या अपनी बॉडी पे पड़ी हुई पट्टियों के साथ या धारियों के साथ वो अपने पिंजरे में धीरे धीरे कदमों से चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। फ्यू स्टेप मतलब कुछ कदम, क्योंकि स्पेस इतनी है नहीं कि वो दौड़ लगा सके, मस्ती से घूम सके। वो जो केज है, जिस केज में उसको केप्ट करके रखा गया है, काफ़ी सकरा केज है और उस केज में वो 2-4 कदम चल सकता है, उससे ज़्यादा की स्पेस नहीं। तो पहली दोनों लाइन्स में पोएट ने ये कहा है कि एक टाइगर जिसको केप्ट करके रखा गया है जू के एक सेल में, तो वो धीरे धीरे अपनी बॉडी पर पट्टियों को रखे हुए या पट्टीदार अपने शरीर की स्किन को लिए हुए, या उसकी शरीर पे आपने देखा होगा टाइगर्स की बॉडीज पे पट्टियां पड़ी होती हैं, धारियां। तो अपने शरीर पर उन पट्टियों को लिए, उन धारियों को लिए धीरे धीरे कदमों से अपने पिंजड़े में धीरे धीरे चल रहा है कौन, टाइगर। अगली लाइन देखते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो यहां पर कंपेयर किया गया है पैड्स को किसके साथ, वेलवेट के साथ। तो यहां फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यूज की गई है पोएट के द्वारा। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, पोएट यहां कहना चाहता है कि जो गद्दीदार पैर हैं, पैड्स मीन्स गद्दीदार पैर जो हैं टाइगर के, वो किसके समान हैं, जस्ट लाइक वेलवेट। तो वेलवेट क्या है, अ टाइप्स ऑफ क्लॉथ व्हिच इज वेरी सॉफ्ट। कपड़े का एक ऐसा प्रकार होता है जो काफी सॉफ्ट होता। तो यहां पे पोएट कहता है कि ऑन पैड्स, टाइगर जो है पैड्स पे अर्थात उन गद्दीदार पैरों पे चल रहा है जो गद्दीदार पैर बिल्कुल किसके समान है, वेलवेट के समान है, बहुत सॉफ्ट है और चलने से पैरों से जरा सी भी आवाज नहीं निकलती। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स होता है शांत और रेज मीन्स होता है क्रोध। तो यहां पर शांत, क्वाइट भी यूज हुआ और रेज भी यूज हुआ। रेज का मतलब होता है एंगर और क्वाइट मीन्स शांत। तो दोनों चीजें यहाँ पे अपोजिट वर्ड यूज कर दिए गए। आप ये कह सकते हैं यहाँ ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ। तो पोएट के कहने का मतलब है कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट,
पोएट कहना चाहते हैं कि वो टाइगर जो पिंजरे में बंद है वो मजबूर है बेचारा, कुछ कर नहीं सकता सिवाय धीरे धीरे कदमों से वो उस पिंजरे में चल रहा है। कुछ कदमों में, क्योंकि ज़्यादा स्पेस तो है नहीं पिंजरे में, तो जो स्पेस है उस स्पेस में धीरे धीरे कदमों से वो टहल रहा है अपने उस केज में, और वो चल रहा है उस वेलवेट रूपी पैड पे, या जो पैड्स हैं उसके वो गद्दीदार पैड्स हैं, और वो उसमें से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलती, अर्थात उसके चलने पर जरा सी भी आवाज़ नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि उसके पैर जो हैं वो गद्दीदार हैं, किसके समान? जस्ट लाइक वेलवेट। जैसे वेलवेट बहुत सॉफ्ट होता है वैसे ही उसके सॉफ्ट गद्दीदार पैर हैं, जिनकी वजह से जब वो चलता है पिंजरे में तो उससे जरा भी आवाज़ नहीं होती। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मतलब वो अंदर से बहुत शांत है, रेज है तो क्रोध में, लेकिन ये उसकी हताशा है कि अंदर तो बहुत क्रोध है लेकिन वो अपने क्रोध को लिए चुपचाप चल रहा पिंजरे में, क्योंकि वो अपना क्रोध रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ही इज केप्ट इनटू अ केज, क्योंकि उसको कैद में रखा गया है, केज में रखा गया है। वो अपने गुस्से को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बयां नहीं कर सकता। तो इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन यूज हुई। और क्वाइट रेज, रेज मीन्स होता है क्रोध, मतलब मन में क्रोध भरा है लेकिन फिर भी क्रोधित होते हुए भी वो बेचारा शांत है। और क्यों शांत है? क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। ये हमारा पहला स्टंजा हुआ। आइए दूसरे स्टंजा में देखते हैं कि ही शुड बी अप। इस पहले स्टंजा में पोएट उस टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो टाइगर केप्ट करके रखा गया जू के एक केज में। अब टाइगर कहता है कि अगर यही टाइगर, अब पोएट कहता है कि अगर यही टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो इसका बिहेवियर क्या होता। तो अगर ये टाइगर नेचुरल हैबिटेट में होता तो इसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते और ये क्या कर रहा होता, उसको पोएट ने यहां दर्शाया है आगे के स्टंजा में। तो अगले स्टंजा में पोएट कहते हैं कि ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स होता है घात लगाकर बैठना, शिकार की तलाश में। जब टाइगर अपने शिकार को देखते हैं तो शिकार टाइगर को देख ना पाए, इसके लिए वो ऐसी हिडिंग प्लेस पे अपने आप को छुपा कर रखते हैं ताकि उनका जो प्रे है वो उन्हें देख ना पाए, और जब वो प्रे उनकी हद में आ जाए तब उन पर आक्रमण करके उसको अपना शिकार बना ले। तो ही शुड बी लर्किंग। पोएट कहते हैं कि अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता टाइगर तो वो क्या कर रहा होता? ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स होता घात लगाए बैठा होता। अगर ये नेचुरल हैबिटेट में होता, अपने वातावरण में होता, प्राकृतिक वातावरण में, अर्थात अगर ये जंगलों में होता तो ये क्या कर रहा होता? लर्किंग इन शैडो, पेड़ों की छाया में चुपचाप कहीं घात लगाए बैठा होता। किसके इंतजार में, किसकी तलाश में? अपने शिकार की तलाश में। तो ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स होता घात लगा के बैठा होता। इन शैडो, कहां? पेड़ की छाया में, या जहां कहीं छायादार स्थान होता वहां अपने आप को हिडिंग करके घात लगाकर बैठता अपने शिकार की तलाश में। और स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घासों के बीच वो स्लाइड करके आगे बढ़ रहा होता। स्लाइड करने का मतलब जब पेट के बल खिसक के चलना आगे, धीरे धीरे बिना आहट के साथ शिकार की तरफ आगे बढ़ना कहलाता स्लाइडिंग। वैसे स्लाइड मीन्स होता लेट कर आगे बढ़ना, चलना ही स्लाइड कहलाता। तो अगर ये नेचुरल हैबिटेट में होता तो ये बड़ी बड़ी घासों के बीच स्लाइड करके या धीरे धीरे कदमों से अपने शिकार की ओर बढ़ रहा होता। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों में ये अपने आप को स्लाइड करा रहा होता या स्लाइड करके आगे बढ़ रहा होता। लेकिन कब? अगर ये टाइगर कहां होता? नेचुरल हैबिटेट में, तब ऐसा होता। फिर आगे पोएट कहते हैं नियर द वाटर होल, और ये कहां होता? नियर द वाटर होल, मतलब ये घात लगाकर कहां बैठा होता? उस घास के बीच में अपने को छुपाए बैठा होता घात लगाए। नियर द वाटर होल, जहां पानी के स्रोत हैं, और पानी के स्रोत पे घात लगाकर अपनी शिकार की तलाश में बैठने का फायदा क्या है? पानी के स्रोत के पास घात लगाकर बैठने का फायदा है कि टाइगर को शिकार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बल्कि शिकार खुद पानी की तलाश में पानी के स्रोत के पास आएगा और टाइगर को एक मौका मिलेगा उस प्रे को अपना शिकार बनाने का। तो पोएट कहते हैं कि नियर द वाटर होल, और ये कहां बैठा होता घात लगाए?
उस घास में स्लाइड कर रहा होता, धीरे धीरे कदमों से पेट के बल आगे खिसक रहा होता। कहां? नियर द वाटर होल, पानी के स्रोत के पास। जहां पानी का स्रोत होता उस पानी के स्रोत के इर्द गिर्द कहीं आसपास घात लगाकर बैठा होता अपने शिकार की तलाश में। और उस पानी के पास या उस पानी के स्रोत के पास Where plump deer, plump मीन्स होता हैवी, है हेल्दी कह लो, हैवी नहीं बल्कि हेल्दी। Where plump deer, जहां हेल्दी मोटे ताजे डियर पास गुजरते रहते हैं, मतलब उस पानी के स्रोत के पास घात लगाकर बैठा होता जहां अक्सर हेल्दी डियर्स जो होते हैं वो पास होते रहते हैं या आकर वहां से गुजरते रहते हैं, क्योंकि वो पानी का स्रोत है और अक्सर जानवर प्यास बुझाने के लिए पानी के स्रोत के पास आते जरूर हैं। तो अगर ये नेचुरल हैबिटेट में होता तो ये पानी के स्रोत के पास छाया में बड़ी बड़ी घास पर स्लाइड कर रहा होता, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता अपने शिकार की तलाश में उस पानी के स्रोत के पास जहां मोटे ताजे हिरन पानी की तलाश में आया करते हैं। तो ये हुआ दूसरा स्टेंजा। आइए अब बात करते हैं हम तीसरे स्टेंजा में। तीसरे स्टेंजा में फिर पोएट बता रहा है कि अगर ये टाइगर होता नेचुरल हैबिटेट में तो और क्या कर रहा होता? ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस। अगर ये नेचुरल हैबिटेट में होता तो ही शुड बी स्नॉलिंग, स्नॉलिंग मीन्स होता डरा रहा होता, तो ही शुड बी स्नॉलिंग। अगर ये नेचुरल हैबिटेट में होता तो इस वक्त ये डरा रहा होता अराउंड हाउसेस, हाउसेस मतलब गुर्रा गुर्रा रहा होता और लोगों को डरा रहा होता। कहां? अराउंड हाउसेस, उन घरों के इर्द गिर्द मड़रा कर ये स्नान कर रहा होता, डरा रहा होता लोगों को। एट द जंगल्स एज, उन घरों को डरा रहा होता या उन घर के लोगों को डरा रहा होता जो घर बसे हुए हैं कहां? जंगल के एज पर, जंगल के किनारे, या ये कह लो जो बस्तियां जंगल के किनारे बसी हुई हैं उन बस्तियों के घरों के इर्द गिर्द वो मंडरा रहा होता, लोगों को स्नान करके डरा रहा होता, अपनी उपस्थिति का एहसास दर्ज करा रहा होता। लेकिन कब? जब ये टाइगर कहां होता? नेचुरल हैबिटेट में। फिर आगे कह रहा पोएट कि अगर ये होता नेचुरल हैबिटेट में तो उन घरों के इर्द गिर्द मंडरा रहा होता, लोगों को डरा रहा होता जो घर या जो बस्तियां जंगल के किनारे बसी हुई हैं। और ये क्या कर रहा होता? बेयरिंग, अगला वर्ड आया बेयरिंग। बेयरिंग मीन्स होता है शोइंग, दर्शा रहा होता या नजारा पेश कर रहा होता। बेयरिंग शोइंग अर्थात दर्शा रहा होता, दिखा रहा होता। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स होता टीथ, ये अपने दांतों को दिखा रहा होता डराने के लिए, गुर्राने के लिए। जब शेर गुर्राते हैं तो अक्सर वो अपने दांतों का नजारा पेश करते हैं, अपने दांत दिखा के वो लोगों को डराते हैं। जब गुर्राते हैं तो दांत अपने आप दिखाई देने लगते हैं। तो बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग, वो अपने सफेद दांतों को दिखाकर लोगों को डरा रहा होता, या दूसरे शब्दों में आप कह लो कि वो अपने सफेद दांतों का मुजाहरा पेश कर रहा होता, अर्थात अपने साथ सफेद दांतों को दिखाकर लोगों को डरा रहा होता। हिज क्लास, न केवल अपने दांतों को दिखाकर बल्कि अपने पंजों को दिखाकर भी वो लोगों को डरा रहा होता। लेकिन कब? जब ये नेचुरल हैबिटेट में होता तब। टेरोराइजिंग द विलेज, और अगर ये नेचुरल हैबिटेट में होता तो टेरोराइजिंग द विलेज, ये गांव के लोगों को डरा रहा होता। यहां पे टेरोराइजिंग द विलेज मतलब गांव को डरा रहा होता, तो गांव नहीं डरता, एक्चुअल में गांव में रहने वाले लोगों को ये डरा रहा होता। कब? जब ये नेचुरल हैबिटेट में होता तब। तो आइए कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं जो इस पोएम में अप्लाई हुई हैं। सबसे पहले हम राइमिक स्कीम के बारे में देख लेते हैं कि इस पोएम में कौन कौन सी राइमिक स्कीम यूज हुई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्ट्रिप, मान लीजिए स्ट्रिप को आप मान लेते हैं ए, दूसरा है केज बी, तीसरी लाइन पे आप पाते हैं ये मान लीजिए सी है, और ये देखिए रेज और केज दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो आप कह सकते हैं कि इसको भी हम क्या मान सकते हैं? बी। तो उस हिसाब से जो पहला स्टेंजा है उसकी राइमिक स्कीम हमारी बनी कौन सी? ए बी सी और बी, ए बी और सी बी, ए बी सी बी। तो दूसरे स्टेंजा में हम देख पा रहे हैं कि ये स्कीम अप्लाई हो रही कि नहीं राइमिंग। तो दूसरे स्टेंजा में शैडो को हम क्या मानते हैं? ए, फिर ग्रास को क्या मानते हैं? बी, और
होल को क्या मानते हैं, सी। तो ग्रास का सिनोनिम मतलब जो राइमिक वर्ड है वो हम पा रहे हैं पास, तो ये भी क्या बना, बी। इसका मतलब कि ये जो राइमिक स्कीम है इस पोएम की वो कौन सी है, ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो जो भी स्टैंजा इस पोएम में यूज हुए हैं उन हर स्टैंजाज की राइमिक स्कीम इसी स्कीम पे चली है। कौन सी राइमिक स्कीम पे, ए बी सी बी। तो इस स्टैंजा मतलब इस पोएम में जो भी स्टैंजा यूज हुए हैं वो राइमिक स्कीम ए बी और सी बी पे चले हुए हैं। तो ये तो हुई राइमिक स्कीम। अब देखते हैं दूसरे पोएटिक डिवाइस। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, यहां पैड को वेलवेट से कंपेयर किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर पैड को कंपेयर किया गया है किसके साथ, वेलवेट के साथ। तो जब एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया जाता है लेकिन एज लाइक सो यूज नहीं किया जाता तो वहां पोएटिक डिवाइस होती है मेटाफर। तो यहां पैड को वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है, मींस पोएटिक डिवाइस मेटाफर यूज हुई। तो इस लाइन में हम कह सकते हैं पोएटिक डिवाइस हमारी यूज हुई है मेटाफर। यहां पे पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई, मेटाफर। आगे देख लेते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो शैडो में लर्क कर रहा होता अर्थात घात लगाए बैठा होता। और एक चीज देख लेते हैं इसी लाइन में, चूंकि पोएम स्टैंजा में इस लाइन को अलग अलग दिखाया गया है पोएम में, लेकिन एक्चुअल में इस लाइन के अंत में कोई भी मार्क यूज नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों इस पोएम की एक ही लाइन का हिस्सा है, यद्यपि इन लाइनों को पोएम में अलग अलग करके दिखाया गया है। और वो सिर्फ किस लिए, एक पोएम को पोएटिक इफेक्ट या राइमिक इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो कुल मिला के ये दोनों लाइनें एक ही लाइन हैं। और इन लाइन में अगर आप देखें तो एक वर्ड है क्वाइट जो एक से ज्यादा बार यूज हुआ। तो जब पोएम की किसी लाइन में कोई वर्ड एक से ज्यादा बार रिपीट होता तो हम कहते हैं वहां पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन यूज हुई। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसी लाइन में एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुई है जो है रिपीटिशन। पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई है, रिपीटिशन। तो रिपीटिशन आपको कहां देखने को मिलेगी, क्वाइट और क्वाइट में। इसके अलावा हम अगली लाइन देख पा रहे हैं कि प्लम्प डियर पास। तो यहां पर भी प्लम्प पी लेटर से स्टार्ट हुआ है और पास भी पी लेटर से स्टार्ट हुआ। तो जब पोएम की किसी लाइन में दो क्लोजली वर्ड किसी सेम सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट लेटर से होता तो हम कहते हैं वहां पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन यूज हुआ। तो इस लाइन में होयर प्लम्स डियर पास, इस लाइन में हम देख पा रहे हैं कि पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन यूज हुआ। यहां पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है अलिट्रेशन पास और प्लम्प में। आइए देखते हैं आगे। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। पोएट कहता है कि वापस फिर लौटकर पोएट आता है जूग में उस सेल में ट्रैप किए हुए उस टाइगर की ओर। अब तक वो नेचुरल हैबिटेट में टाइगर को मेंशन कर रहा था, अब पोएट फिर लौटकर उसी जू वाले टाइगर को मेंशन करते हुए कहता है। लेकिन वो सारी चीजें कब होती, जब उस टाइगर को नेचुरल हैबिटेट में छोड़ा जाता तब वो ये कार्य कर रहा होता। लेकिन अफसोस उस टाइगर को केप्ट करके रखा गया है सेल में, और कहां, एक चिड़ियाघर में, एक जू में। तो बट ही इज केप्ट लॉक्ड, लेकिन उसको लॉक करके रखा गया है, बंद करके रखा गया है। किसको लॉक करके रखा गया, उस टाइगर को लॉक करके रखा गया है इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक कंक्रीट सेल में। तो कंक्रीट कहते हैं सीमेंट से बनी या सीमेंट स्टोन से बनी हुई दीवारों से या सॉलिड बनी हुई मजबूत कोठरी, और उन कोठरियों में तीन तरफ से तो दीवारें हैं और आगे लोहे की बार्स या सलाखें गेट में लगा दी जाती गेट के तौर पे, जिनसे बाहर से अंदर देखा जा सके, अंदर से बाहर देखा जा सके। तो पोएट कहता है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन उसको लॉक करके रखा गया है, बंद करके रखा गया है। कहां, उस कंक्रीट सेल में। सेल मीन्स पिंजरा कह लो या छोटी सी कोठरी कह लो, लेकिन उस टाइगर को लॉक करके रखा गया है, बंद करके रखा गया। कहां, एक कंक्रीट सेल में। और हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार,
और ना केवल उस टाइगर को बंद कर दिया गया उस कंक्रीट सेल में, बल्कि टाइगर के साथ साथ जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, जो भी उसकी पावर है, उस सब पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को ट्रैप कर दिया गया है। कहां? बिहाइंड बार्स, उन सलाखों के पीछे। बार्स मीन्स होता है सलाखें, जो लोहे की राड्स होती हैं, जो लगाई जाती हैं दरवाजे में या गेट के तौर पे, जिनसे आर पार देखा तो जा सके, लेकिन चाह कर भी कितना प्रयास कर ले टाइगर, उन बार्स को, उन सलाखों को तोड़कर बाहर आ नहीं सकता। तो कुल मिला के पहली दो लाइनों में इस स्टैंजा की पोएट के कहने का मतलब है कि ये टाइगर अगर नेचुरल हैबिटेट में होता तब तो ये वो सारा काम करता, लोगों को डरा रहा होता, घात लगाकर बैठा होता और अपने दांतों का प्रदर्शन कर रहा होता, घात लगाकर अपने शिकार की तलाश में बैठा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उसको नेचुरल हैबिटेट में नहीं बल्कि लॉक करके जू में एक सेल में रखा गया है। तो जहां पर उसकी शक्ति को, उसकी स्ट्रेंथ को भी उन सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है, ट्रैप कर दिया गया है। और स्टॉकिंग, जिससे हताश होकर, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब उस टाइगर के लिए करने को कुछ और है नहीं। बेचारा टाइगर हताश होकर स्टॉकिंग द लेंथ, स्टॉकिंग मीन्स होता मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली, चुपचाप धीरे धीरे कदमों से वो केवल टहल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज, जो केज की लेंथ है उस लेंथ के परिता वो धीरे धीरे कदमों से घूम रहा है। अपने सेल में जो सेल की लेंथ है उस लेंथ के किनारे किनारे वो धीरे धीरे कदमों से केवल चल रहा है, उसके अलावा और वो कुछ कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके अलावा अब उसके पास करने को भी और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रैप करके रखा गया है, कैद करके रखा गया है सलाखों के पीछे। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो धीरे धीरे कदमों से सिर्फ अपने पिंजरे में लेंथ के परिता मूव कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर कहते हैं जो दर्शक आए हैं देखने वाले, उन दर्शकों की परवाह किए बगैर। अब उन दर्शकों को वो इग्नोर क्यों कर रहा? क्योंकि वो जानता है अगर वो उनको डराने का भी प्रयास करेगा तो वो बेकार है प्रयास। क्यों? क्योंकि विजिटर को भी पता है कि ये टाइगर्स बार्स के पीछे है, और बार्स के पीछे होने के कारण उसकी सारी शक्ति उसी बार के पीछे सीमित कर दी गई है, और चाहकर भी ये टाइगर विजिटर्स का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो विजिटर भी अब डरने वाले नहीं। हाँ, अगर ये नेचुरल हैबिटेट में होता तो मजाल है किसी विजिटर की जो नजरों से नजरें मिला पाता, लेकिन यहां चूंकि उसकी शक्ति को एक पिंजरे में सीमित करके रख दिया गया है, तो टाइगर भी जानता है कि डराने का, अपने पंजे दिखाने का, अपने दांत दिखाने का विजिटर्स पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए वो बेचारा जो विजिटर्स आए हैं उनको इग्नोर करके सिर्फ धीरे धीरे कदमों से अपने पिंजरे में क्या कर रहा है? चल रहा है। तो फिर से एक लाइन देख लेते हैं ये। स्टॉकिंग द लेंथ, स्टॉकिंग मीन्स होता मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली, चुपचाप वो चले जा रहा है। लेंथ ऑफ हिज केज, अपने केज की लेंथ के पता वो सिर्फ चल रहा है धीरे धीरे कदमों से। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर करते, मतलब उसको विजिटर्स की कोई परवाह नहीं, विजिटर्स की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा जो दर्शक आए हुए हैं। ये तो रहा फोर्थ स्टंजा। अब आइए फिफ्थ एंड लास्ट स्टंजा देख लेते हैं इस पोएम का। तो लास्ट स्टंजा में कहा जा रहा कि ही हेयर्स, अब बेचारे के लिए करने को कुछ है नहीं, उसकी जीवन या उसकी जिंदगी उस पिंजड़े में सीमित करके रख दी गई है। तो ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, जैसे तैसे करते करते दिन बीत जाता है, और जब रात्रि होती है तो क्या होता है कि ही हेयर्स द लास्ट वॉइस, वो अंतिम आवाज सुनता है। मतलब रात के आखिर की आवाज वो सुनता है जो अक्सर उसे सुनने को मिलती है। जब रात्रि हो जाती है, विजिटर सारे अपने अपने घरों में चले जाते हैं, उस वक्त रात में वो लास्ट वॉइस सुनता है, अंतिम आवाज सुनता है रात की, एट नाइट। मतलब रात को अंतिम आवाज वो सुनता है, उसके बाद उसे कोई आवाजें सुनाई नहीं देती। तो पोएट कहता है ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में वो अंतिम आवाज सुनता है, उसके बाद उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। कब तक? अगले दिन तक। तो ही हेयर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज को, एट नाइट, रात में, या रात की सुनाई देने वाली अंतिम आवाज को वो सुनता है। और वो आवाज एक्चुअल में होती क्या है? द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग निगरानी कर रही कारों की।
जो अंतिम आवाज उसे सुनाई देती है वो आवाज किसी और की नहीं है बल्कि जू को निगरानी या जू की निगरानी कर रही पेट्रोलिंग कार्स की आवाज केवल उसे सुनाई देती है। वो आवाज अंत की आवाज होती है, लास्ट वॉइस होती है रात की, उसके बाद उसे कोई आवाजें सुनाई नहीं दे रही। द पेट्रोलिंग कार्स, अंत में वो रात के अंतिम आवाज अगर सुनता है तो वो आवाज किसकी होती है? वो आवाजें होती हैं पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार या पेट्रोलिंग कर रही कारों की आवाजें वो सुनता है रात में, वो आवाजें अंतिम आवाजें होती हैं रात की। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और वो ब्रिलियंट अपनी चमकदार आंखों से वो निहारता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसको? चमकते हुए तारों को। तो यहां पे उसकी आंखों को एक प्रकार से कंपेयर भी किया गया है, क्योंकि दोनों ब्रिलियंट आंखों से वो चमकदार तारों को निहारता रहता है। यहां पे आंखें भी उसकी ब्रिलियंट हैं, चमकदार हैं, और तारे भी वो चमकदारों तारों को निहारता रहता है। और क्यों निहारता रहता है? क्योंकि वो हताश है, बेबस है, और अपनी उस बेबसी में, अपनी लाचारी में चुपचाप अपने सेल में बैठा वो अपनी चमकदार आंखों से चमकते हुए तारों को रात में निहारता रहता है। और इस तरह तारों को देखना एक प्रकार से उसकी बेबसी दर्शा रहा है कि कितना बेबस है वो टाइगर, जिसको ट्रैप कर दिया गया है पिंजरे में। तो एक प्रकार से पोएट इसीलिए और चाहता है, वो कतई इस बात से सहमत नहीं है कि जो भी वाइल्ड एनिमल हैं, नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले उन एनिमल्स को वो कतई नहीं चाहता कि उनको ट्रैप करके एक कैद में रखा जाए। तो कतई जो पोएट है वो इस बात से सहमत नहीं है कि टाइगर को ट्रैप करके सेल में रखा जाए। तो एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो स्टेयर्स है, एंड ही स्टेयर्स, स्टेयर मीन्स होता है टू लुक स्टडली, एक टक निहारता रहता है, किसको? विथ हिज ब्रिलियंट आइज, किससे? अपनी ब्रिलियंट चमकती हुई आंखों से। और निहारता किसको है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों को बेबसी में सिर्फ निहारा करता है, और इसके अलावा उसके पास करने को कुछ नहीं है। तो ये लास्ट स्टेंजा हुआ इस पोएम का। आइए अब हम इस पोएम में यूज हुई कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज जो हुई हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्थ स्टेंजा की। तो फोर्थ स्टेंजा में हम देख पा रहे हैं कि बिहाइंड बार्स, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि पोएटिक डिवाइस हमारा अलिट्रेशन यूज हुआ है। इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है अलिट्रेशन, पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। बिहाइंड बार में पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन यूज हुआ है। अलिट्रेशन आपको पता है, जब पोएम की किसी लाइन में दो क्लोजली प्लेस वर्ड जो हैं किसी सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम कॉन्सोनेंट लेटर से होता है, तो वहां पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन होता है। बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन है कि ठीक ऊपर लाइन में कंक्रीट सेल लिखा हुआ, तो यहां भी चूंकि सी एक प्रकार से कैसा लेटर है? कॉन्सोनेंट लेटर है। लेकिन अगर हम इन दोनों वर्ड्स और क्लोजली प्लेस भी हैं, लेकिन अगर इन वर्ड्स का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इस कंक्रीट, इसका प्रोनाउंसिएशन हमारे किस वर्ण से होता है? का से। और अगर हम सेल का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो हमारे सावर्ण से होता। तो यहां पे यद्यपि ये दोनों क्लोजली प्लेस वर्ड किसी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन उनका कर रहे हैं, दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वो सेम कॉन्सोनेंट लेटर से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। इट मींस यहां पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन यूज नहीं है। तो जो कंक्रीट सेल है यहां पे पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन यूज नहीं हुआ है, और जबकि बिहाइंड बार यहां पे पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन यूज हुआ। आगे की और लाइनों में हम देख पाएंगे, जब लास्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन हम देखते हैं तो फर्स्ट लाइन में भी हमें दिखाई देता ही हेयर्स, यहां भी ही हेयर्स, मतलब दो वर्ड क्लोजली प्लेस हुए हैं और दोनों का प्रोनाउंसिएशन हा वर्ण से होता है। और हा वर्ण एक कैसा वर्ण है? आपको पता है कि हा जो वर्ण है वो कैसा वर्ण है? हा वर्ण आपका किस में आता है? कॉन्सोनेंट लेटर में आता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ही हेयर्स में आल्सो कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? अलिट्रेशन। यहां भी आपकी पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन यूज हुई है ही हेयर्स में। तो आपको बिहाइंड बार में अलिट्रेशन दिखाई दे रहा है, ही हेयर्स में आपको अलिट्रेशन दिखाई दे रहा। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं
कि यहाँ पे द पेट्रोलिंग कार्स, एक और पोएटिक डिवाइस हमें देखने को मिलेगी, जो कि है यहां पे आप जब देखेंगे पोएटिक डिवाइस, पेट्रोलिंग कार्स में भी एक पोएटिक डिवाइस यूज हुई। और ये पोएटिक डिवाइस कौन सी है? ये पोएटिक डिवाइस आपकी है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट पेट्रोलिंग कार्स में ये डिवाइस यूज हुई है। और ट्रांसफर एपिथेट में एक्चुअली होता क्या है कि यहां पे कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव उस नाउन को मॉडिफाई ना करते हुए किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता। तो इन लाइनों में जो ये लाइंस दी गई है, इसमें पेट्रोलिंग कार्स यूज हुआ, जबकि हकीकत ये है कि पेट्रोलिंग कार्स नहीं कर रही। इट इज नॉट कार्स व्हिच आर पेट्रोलिंग, बट मैन सिटिंग इनसाइड द कार इज पेट्रोलिंग, आर पेट्रोलिंग। कहने का मतलब कि जो पेट्रोलिंग कार्स दिखाया गया है, एक्चुअली कार पेट्रोलिंग नहीं कर रही हैं, कार तो केवल मूव कर रही हैं। और हकीकत यह है कि कार में बैठे जो इंसान हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो यहां पे पोएटिक डिवाइस ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ, क्योंकि ये जो पेट्रोलिंग है ये कार को मॉडिफाई नहीं कर रही है पेट्रोलिंग, बल्कि कहा यह जा रहा है कि ये जो पेट्रोलिंग हो रही है, ये पेट्रोलिंग ये कार्स नहीं कर रही, ये तो केवल मूव कर रही हैं। और जबकि हकीकत ये है कि पेट्रोलिंग उस कार में या उन कारों में बैठे इंसान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह यहां पे पोएटिक डिवाइस ट्रांसफर्ड एपिथेट हुआ। अगली लाइन में जब हम देख पा रहे हैं, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहां कुल मिला के जब हम देख पा रहे हैं, तो इस लाइन के लास्ट में कोई सिंबल यूज नहीं हुआ और उसके बाद दूसरी लाइन में हम आ गए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जब पोएम की एक लाइन से हम दूसरी लाइन पे जाते हैं और बगैर किसी सिंबल यूज हुए, अगर उस लाइन में कोई सिंबल यूज नहीं हुआ होता, तो हम कहते हैं यहां पे पोएटिक डिवाइस इंजैम्पमेंट यूज हुआ है, इंजैम्पमेंट। तो इस तरह यहां पोएटिक डिवाइस इंजैम्पमेंट यूज हुआ है, क्योंकि इस लाइन से जब इस लाइन पे आया गया है तो इस लाइन के लास्ट में कोई सिंबल यूज नहीं हुआ। तो इस तरह इन दो लाइंस में इंजैम्पमेंट भी यूज हुआ है, और चूंकि इस लाइन के लास्ट में कोई सिंबल नहीं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइनें मिलकर एक लाइन बनी है, या दोनों लाइन मिलकर एक ही लाइन है पोएम की। और इस लाइन में अगर हम देखें तो ब्रिलियंट एक ऐसा वर्ड है जो 2 टाइम रिपीट हुआ है, ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टार। तो हम कह सकते हैं जब किसी पोएम की लाइन में कोई वर्ड 1 से ज्यादा टाइम रिपीट होता है, तो हम कहते हैं वहां पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन यूज हुआ। तो ब्रिलियंट और ब्रिलियंट ये दो वर्ड ऐसे हैं कि यहां पर पोएटिक डिवाइस आपका रिपीटेशन यूज हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहां पे पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन भी यूज हुआ है, रिपीटेशन यहां पे पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन यूज हुआ है। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइस हैं जो इस पोएम में यूज हुए हैं। हम आशा करते हैं ये पोएम आपको पसंद आई होगी। अगर पोएम आपको पसंद आई है तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।